नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोजिनी तन्हा मेरठ से आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सृजन से के अंतर्गत मेरी पुरस्कृत कहानी दिशा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। जिंदगी किसे कहते हैं? वफादारी क्या होती है? कर्तव्य के क्या मायने हैं? जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होता है? इस तरह के न जाने कितने ही प्रश्न एक एक करके उसके जहन में आते जा रहे थे, जिसके उत्तर में स्कूल की प्रथम कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की अंतिम कक्षा तक हमेशा अव्वल आने वाली अपने समय की मेधावी छात्रा दिशा आज खुद को दिशाहीन पा रही थी। उसका समूचा अस्तित्व उसके व्यक्तित्व से इस कदर विद्रोह कर रहा था कि वो चाह कर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जिंदगी, वफा, कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत से निभाई थी उसने। फिर समय से उसकी वफाओं का सिला ऐसा क्यों मिला? आखिर क्या गलती थी उसकी? औरत और मर्द के रिश्ते में सभी दायित्वों को निभाना क्या केवल औरत के ही जिम्मे है? मर्द हमेशा किसी न किसी बहाने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। बेचारी औरत घरेलू महिला है तो एक अवैतनिक नौकरानी और कामकाजी महिला है तो कमाऊ नौकरानी मात्र बनकर रह जाती है। सास, ससुर, बच्चे, पति, क्या इन सब के प्रति उसके एक तरफा कर्तव्य ही है? इन लोगों का उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं, कोई दायित्व नहीं। मतलब रिश्तों पर इस कदर हावी हो जाएगा, ये तो दिशा ने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अरमान थे दिशा के दिल में जब जब वह दुल्हन बनकर दीपक के घर आई थी। कितने अरमान थे दिशा के दिल में जब वह दुल्हन बनकर दीपक के घर आई थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। दीपक ने भी उस पर यूं प्यार लुटाया कि वो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझने लगी। दिशा एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। अपने सास ससुर की अपेक्षाओं के अनुसार भरपूर दहेज तो अपने साथ लेकर नहीं आई थी, किंतु सुंदर, सुशील थी और अच्छे संस्कारों का धन अपने साथ लेकर जरूर आई थी। सासू माँ कम दहेज लाने पर उसे ताने भी देती तो वह दीपक के प्यार में सब कुछ भूल जाती थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। इस बीच दिशा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसे आज भी नहीं भूलता वो दिन जब उसने बेटी को जन्म दिया और उसकी सास घर पर नहीं थी। वो रिश्तेदारी में किसी के विवाह में गांव गई थी। छोटे भैया ने उन्हें फोन पर सूचना दे दी थी कि बड़े भैया के बेटा हुआ है और मारे खुशी के माँ ने वहीं शादी में ही सोहर गाने को कह दिया था। सासू माँ की ये खुशी कायम नहीं रह सकी। 2 दिन बाद जब माँ वापस आई तो छोटे भैया लगभग खींचते हुए से माँ को कमरे में ले गए और कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए माँ से बोले, माँ मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। भाभी ने एक बड़ी ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। इस बात के लिए भाभी को कुछ मत कहना। अवाक रह गई थी दिशा की सासू माँ। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था उन्होंने। हमेशा सबसे कहती फिरती थी कि मेरा पोता होगा तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, और अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगी। उनकी महिला मंडली में तो उनकी इज्जत ही चली गई। वो कैसे सबसे कहेंगी कि वो एक बेटी की दादी बनी है। उनके लिए ये डूब मरने वाली बात हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक एक साथिन को खुद फोन करके कहा था कि मेरे पोता हुआ है। मन ही मन बुदबुदाई, करमजली, एक बेटा नहीं जन सकती थी क्या? वास्तव में उसके बाद ही शुरू हुआ दिशा की उपेक्षाओं का दौर। न मालिश, न समय पर नाश्ता खाना और न ही प्यार व अपनत्व की कोई बातें। और तो और कभी रोने पर उन्होंने मासूम बिटिया को गोद में उठाकर चुप कराना तक भी जरूरी नहीं समझा। दिशा सोचती ही रह गई कि एक औरत होकर उसकी सासू माँ उसके और मासूम बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं। उसके अगर बेटी हुई है तो इसमें उसका क्या कसूर है? इंसान की दकियानूसी सोच वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक तथ्यों को कैसे दरकिनार कर देती है,
इसका साक्षात उदाहरण दिशा अपनी सासू माँ के रूप में देख रही थी। दिशा की इच्छा होती उन्हें खूब खरी खोटी सुनाए और उन्हें अपनी सोच बदलने को कहें, किंतु सामने आते ही जुबान को जैसे ताला लग जाता था। अपने घर में उसने हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करना जो सीखा था, दिशा की सासू माँ ने कभी उसके दुख दर्दों को सोचने, समझने, देखने और महसूस करने की जरूरत ही नहीं समझी। दीपक अक्सर काम के सिलसिले में देर से घर आने लगा था। आते ही खाना खाने के बाद थकान का बहाना करके सोने चला जाता था। दिशा हमेशा दीपक से इस बारे में बात करने की सोचती ही रह जाती थी। सुबह घर के काम में व्यस्त रहने के कारण उसे दीपक से बात करने का अवसर ही नहीं मिलता। ले देकर दिशा के पास अपना दुख बांटने के लिए बची उसकी वही छोटी मासूम बच्ची, जिसके पैदा होने के बाद उसके सभी रिश्ते उससे दूर होने लग गए थे। दिशा की मनःस्थिति से अनजान दीपक ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि दिशा के दिल पर क्या बीत रही है। जिंदगी के झंझावातों से जूझती दिशा ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कभी कोताही नहीं दिखाई। जब भी उसका मन दुखी होता, वो अपनी मासूम बच्ची के साथ खेलने लग जाती थी। दीपक के प्यार की कमी को वो मासूम बच्ची की प्यारी सी मुस्कुराहट में भूलने लगी थी। 5 सालों का समय कैसे बीत गया और इन 5 सालों में दिशा ने जिल्लत के कितने ही दिन कैसे बिताए, जब ये सोचती तो उसका मन वितृष्णा से भर जाता था। इस बीच छोटे भैया की भी शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी को साथ लेकर दूसरे शहर में जा चुके थे। आज दिशा अस्पताल से लौटी थी। उसके दिल में कश्मकश थी कि वो क्या करे, कैसे बताए अपनी सास को कि वो पुनः गर्भवती है। उसकी सास यानी एक ऐसी महिला जिसके लिए औलाद का मतलब सिर्फ बेटा ही है। अपने पति के लिए तो दिशा मात्र शारीरिक उपभोग की वस्तु बनकर रह गई थी। मानसिक आघातों और यंत्रणाओं के दौरान कभी भी तो उसने दिशा को भावनात्मक सहारा नहीं दिया। हमेशा ऑफिस वर्कलोड का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेता था। न जाने कहाँ गुम हो गया था उसका प्यार और उसकी संवेदना। दिशा इस भरे पूरे घर में नितांत अकेला महसूस करती थी। इसी उधेड़बुन में खोई दिशा बरामदे से गुजर रही थी कि अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज सुनाई दी। करमजली, इधर उधर देखकर ही चल ले, आते जाते हर किसी से टकरावेगी क्या? ठिठक गई थी दिशा। सामने से उसके ससुर जी आते हुए दिखाई पड़े। सिर पर पल्ला डालकर दिशा एक किनारे की ओर हट गई। जाते जाते ससुर जी ने आदेश दिया, बहू, एक कप कड़क चाय बनाकर दे जाना। जी पापा जी, कहकर दिशा रसोई की ओर चल दी। ससुर जी को चाय देने के बाद वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई और उसके जहन में कौंध रही थी आने वाले मेहमान की अदृश्य तस्वीर, बेटी या बेटा। आज दीपक जल्दी घर आ गया था। उसके ऑफिस में बॉस के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और शोक सभा के बाद ऑफिस के सभी कामकाज बंद कर दिए गए थे। सभी कर्मचारी बॉस को शोक संवेदना देने उनके घर जाकर वापस लौट चुके थे। दीपक ने भी घर में आते ही दिशा को चाय बनाने का आदेश दिया और सीधे अपने कमरे में आ गया। दिशा चाय लेकर कमरे में पहुंची। चाय पीते पीते उसने दीपक से कहा, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो, क्या बात है? दीपक ने कहा। पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं, दिशा बोली। तो मत कहो, दीपक ने रूखे मन से कहा। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि आप फिर से पापा बनने वाले हैं, दिशा गंभीर लहजे में बोली। अब ये मुसीबत कहाँ से आई? दीपक ने कहा। दिशा इतना सुनते ही अवाक रह गई। जी में आया कि चीख चीख कर दीपक से कहे, एक असुरक्षित यौन संबंध बनाते वक्त ये मुसीबत तुम्हें क्यों नहीं नजर आई? आज एक नवजीवन का अंकुर मुझ में समाया है तो ये तुम्हें मुसीबत नजर आ रही है? पर कुछ नहीं बोल सकी थी वो, केवल इतना ही कह पाई कि पिछली कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए डॉक्टर ने पूरी तरह से आराम करने को कहा है। आप माँ जी से इस बारे में बात कर लीजिएगा।
ठीक है, दीपक ने बेदिली से कहा और अखबार पढ़ने लगा। शाम की चाय के वक्त सभी लोग लॉन में बैठे थे। दीपक ने कहा, माँ, आज दिशा अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने बताया है कि आप फिर से दादी बनने वाली हैं। उसने दिशा से पूरी तरह आराम करने को कहा है। माँ सुनते ही बोली, घर का काम क्या उसकी अम्मा आकर करेगी? सारे काम के लिए एक नौकरानी ला दी हो घर में। मेरे पे अब बुढ़ापे में काम ना होता। दिशा चाय लेकर आई तो उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, नासपीटी, अब के बेटा ही जनी हो। दिशा ने कुछ नहीं कहा। घर के सभी कामों के लिए एक नौकरानी आ चुकी थी और पोते की लालच में सासू माँ भी दिशा से कभी कभी प्यार से बातें करने लग गई थी। समय यूं ही बीतता रहा। आज सुबह से ही दिशा दर्द सा महसूस कर रही थी। अचानक ही उसका दर्द बढ़ने लगा और लेबर पेन शुरू हो गया। दिशा ने दीपक से सुबह ही कहा था, आज छुट्टी ले लीजिए, हो सकता है मुझे अस्पताल जाना पड़ जाए। दीपक ने भी छुट्टी ले ली थी। वो ऑटो रिक्शा लाने बाहर की ओर दौड़ा। घर में केवल दिशा की सास और नौकरानी, ये दोनों ही बचे। दिशा दर्द से कराह रही थी। अचानक ही तेज कराहों के साथ बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। प्रसव पीड़ा से गुजरकर दिशा पुनः एक गोरी उजली चांद सी बेटी को जन्म दे चुकी थी। नौकरानी से पड़ोस की धनिया दाई को बुला लाने को कहकर दिशा की सास अपने कमरे की ओर चल दी। नन्ही मासूम जान, जिसे दुनिया में आई मात्र 5 मिनट ही हो पाए थे, उसे गोद में उठाना भी उन्होंने गवारा न किया। ना ही दर्द से रोती बिलखती दिशा की उन्हें कोई परवाह थी। ऐसी हृदयहीनता दिशा ने कभी नहीं देखी थी, कहीं नहीं देखी थी। धनिया दाई अपना काम पूरा करके जा चुकी थी। दिशा अपने कमरे में चारपाई पर लेटी यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। अचानक उसकी आंखों से आंसू ढलक उठे और उसने उठकर प्यार से उस मासूम के माथे को चूम लिया। माँ ने उस दिन दीपक से भी बात नहीं की। दीपक को भी कहीं ना कहीं बेटे की चाह में मायूसी ही हाथ लगी। दिशा ने एक रूटीन सा हाल चाल पूछकर वह अपने कमरे की ओर चल दिया। अपनी बेटी को देखने, उसे गोद में उठाने जैसा कोई उपक्रम करना उसने जरूरी नहीं समझा। गोया इन सब कामों का जिम्मा अकेली दिशा को ही दिया गया हो और दिशा समय के साथ एक बार फिर सब दुख भूल कर किया गया था। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी भी पा चुकी थी। दिशा ने अपनी बेटियों को उनकी पढ़ाई के दौरान इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि घर के कामकाज भी उन्हें करने हैं। अपनी पसंद के जीवन साथी चुनकर वो अपनी अपनी दुनिया में खो चुकी थी। माँ बाप उनके लिए गौण हो चुके थे। दिशा एक बार फिर से हो चुकी थी नितांत अकेली। कहने को उसके पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी, बच्चे सभी थे, पर दिशा के मन का दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। जीवन की राह बाहर से जितनी आसान दिखाई देती थी, वास्तव में उतनी ही मुश्किल बनती जा रही थी। खाली घर उसे काट खाने को दौड़ता था। दिशा ये समझ ही नहीं पाती थी कि वो अपना वक्त कहाँ और कैसे बिताए। दिशा अपने ड्राइंग रूम में सामने पड़े सोफे पर बैठ गई और सेंटर टेबल पर पड़ा अखबार उठाकर पढ़ने लगी। अखबार देखते देखते अचानक क्लासिफाइड कॉलम में छपे एक विज्ञापन पर उसकी नजरें ठहर गईं। एक 5 स्टार होटल को अपने ग्राहकों को होमली इन्वायरमेंट महसूस कराने के उद्देश्य से अपने होटल के कमरों की इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने हेतु उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं था। काम का प्रपोजल पसंद आने पर सैलरी का पैकेज भी काफी अच्छा था। दिशा ने इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा में अपने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। क्रिएटिविटी उसके दिमाग में कूट कूट कर भरी थी, जो उसे पूरे मनोयोग से इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही थी। अचानक उठकर दिशा ने लैंडलाइन से फोन मिलाया और सामने से उत्तर मिलने पर बड़े ही आत्मविश्वास और संयत शब्दों के साथ दिशा ने कहा, सर, आपके विज्ञापन के सिलसिले में मैं अपने प्रपोजल के साथ आपसे मिलना चाहती हूँ। लगी। उसने फोन तो कर दिया,
पर काम कहाँ से शुरू करे। अभी इस बारे में न तो पति को बताया, ना ही सास से पूछा है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या करेगी। अचानक एक दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर झलक उठा और वो अपने सपने को अपनी कल्पना के रंगों से साकार करने में पूरे मनोयोग से लग गई। न सास को बताया, ना ही पति से कोई चर्चा की। 2 दिन बाद दीपक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो दिशा बोली, आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में मुझे सिविल लाइंस में ड्रॉप कर दीजिएगा। क्यों, वहां क्या है, दीपक ने कहा। लौट कर बताऊंगी, दिशा बोली। ठीक है चलना, कहकर दीपक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। दिशा भी तैयार हो चुकी थी। चलते हुए अपनी सास के कमरे में जाकर बोली, माँ जी, खाना बना रखा है, मैं आधे घंटे में आती हूँ। अगर मुझे देर हो तो आप और बाबूजी खा लीजिएगा। अचानक कहाँ चल दी बहू, सास ने कहा। कुछ नहीं माँ जी, लौट कर बताती हूँ, दिशा बोली। दिशा को सिविल लाइंस में ड्रॉप करके दीपक अपने ऑफिस जा चुका था। सिविल लाइंस में 1-2 जगह पूछने पर दिशा को कंपनी का ऑफिस पता चल चुका था। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसकी कई देशों में होटल की श्रृंखला थी और हर देश के होटल को कंपनी ने उस देश की सभ्यता के हिसाब से प्लान किया था। फोन पर बातचीत के वक्त दिशा से कहा गया था कि मुलाकात के समय वह अपने साथ एक कमरे का इंटीरियर डेकोरेशन प्लान लेकर आए। दिशा रिसेप्शन पर पहुंची और अपने आने की सूचना दी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे सामने पड़े सोफे की ओर इशारा करते हुए प्रतीक्षा करने को कहा। लगभग 10 मिनट की प्रतीक्षा के उपरांत रिसेप्शनिस्ट ने उसे बॉस के चेंबर में जाने को कहा। दिशा उठी और खुद को व्यवस्थित करते हुए सधे कदमों से बॉस के कमरे की ओर चल दी। कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलकर दिशा ने अंदर आने की इजाजत मांगी। मे आई कम इन सर? वेलकम यंग लेडी, प्लीज सिट डाउन, बॉस ने कहा। थैंक यू सर, कहकर दिशा सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। व्हाट इज योर हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन? बॉस ने पूछा। सर, पीजी डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन विथ टॉप पोजीशन इन यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। आई नेवर वर्कड एनीवेयर सर, आई एम अ हाउसवाइफ। व्हाट? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? बॉस ने कहा, वी डोंट थिंक दैट यू आर अ सुटेबल पर्सन फॉर अस। बट आई डोंट थिंक सो सर, दिशा पूरी गंभीरता से बोली। यू हैवंट सीन माई प्रोजेक्ट फाइल येट, देन हाउ कुड यू से दैट? ओके, वेल कॉन्फिडेंट यंग लेडी, वी अप्रिशिएट योर टेम्परामेंट। कम ऑन, वी शैल डिस्कस आवर प्रोजेक्ट नाउ। वेयर इज योर प्रिपरेशन? वी वॉन्ट टू सी इट। सर, हियर इज द फाइल, कहकर दिशा ने अपने सामने टेबल पर रखी फाइल आगे की ओर सरका दी। फाइल कवर खोलते ही सबकी टाइटल पेज पर नजर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े खूबसूरत अक्षरों में लिखा था, होटल दे होम इंडिया। अगले पेज पर होटल का इंटरनेट पर दिया गया नक्शा था। उसके बाद पेज दर पेज रिसेप्शन, वेलकम हॉल, लॉबी, कमरे, स्टेयर्स, लॉन्ग, वेडिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, पूल एरिया, प्लेइंग एरिया, इंडोर एक्टिविटी और सबसे खास सी ऑफ एरिया। कुछ भी तो नहीं छोड़ा था दिशा ने। सब कुछ इतनी खूबसूरती से कागज पर उकेरा था कि अगर उसे आकार मिल जाए तो वो वाकई हरेक के सपनों के घर जैसा ही हो। जैसे जैसे फाइल के पृष्ठ आगे बढ़ते जा रहे थे, सभी की आंखों और चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही थी। फाइल जैसे ही बंद हुई, सभी के मुंह से एक साथ निकला, वंडरफुल, अमेजिंग, रियली यू आर अ जीनियस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, दिशा ने उनका शुक्रिया अदा किया। वेल यंग लेडी, वी थिंक दैट यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल पर्सन फॉर अस। दिस इज योर सैलरी पैकेज एंड आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, विल यू एग्री टू वर्क विद अस? कहते हुए बॉस ने उसे एक प्रिंटेड शीट दिशा की ओर बढ़ा दी। दिशा ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर कहा, माई प्लेजर सर, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू प्रोफेशन। ओके देन, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। थैंक्स अगेन सर, कहते हुए मारे खुशी के दिशा की आंखों में आंसू छलक उठे।
वहां से निकलकर एक ऑटो रिक्शा करके दिशा घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में दुर्गा मंदिर के पास ऑटो रिक्शा रोक कर उसने पूछा, भैया 5 मिनट रुकोगे, मैं मंदिर दर्शन कर लूं। कोई बात नहीं बहन जी, आप मंदिर दर्शन कर आओ, ऑटो वाला बोला। दिशा ऑटो से उतरकर मंदिर गई, पूरे मनोयोग से ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही जैसे बम सा फटा। करमजली कहाँ मुंह मार कर आ रही है, आधे घंटे की कही थी, 4 घंटे हो लिए। सास की कड़कदार आवाज ने उसका स्वागत किया। वो थोड़ी देर हो गई माँ जी, कुछ काम ज्यादा आ गया था, दिशा ने जवाब दिया। हाय हाय, ऐसे कौन से काम में जुटी जो घर की भी सुध ना रही। सासू माँ के तेवर जारी रहे। माँ जी, मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, दिशा ने नम्रता पूर्वक कहा। क्या कहा, समझ में ना आई मेरे। सास अनजान बनती हुई बोली, माँ जी मुझे नौकरी मिल गई है और अगले हफ्ते से काम पर जाना है, दिशा ने बताया। क्या बोली तू, काम पर जाना है? घर का काम क्या तेरी अम्मा आकर करेगी? सास गुस्से में बोली। मैं संभाल लूंगी माँ जी, दिशा ने उन्हें समझाने की कोशिश करती हुई बोली। देख रही बहुरिया, हमारे घर में औरतें काम ना करे हैं तो तू भी काम पर नहीं जावेगी। सास ने अपना फरमान सुनाया और दिशा ने पलट कर कुछ भी नहीं कहा, सीधे अपने कमरे में चली गई। शाम को दीपक ऑफिस से लौटा तो माँ ने उसे बुलाकर कहा, क्यों रे, तू कब से जोरू का गुलाम हो गया? सुना है तेरी घरवाली नौकरी करने वाली है, तूने कुछ पूछना बताना भी जरूरी ना समझा? क्या कह रही हो माँ? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, दीपक अनजान स्वर में बोला। हाय हाय, घोर कलयुग आ गया है, ऐसी मनमानी। देख भाई, तेरी घरवाली की तू जाने, पर हमारे खानदान में औरतों के सिर का पल्लू बीच बाजार में ना उतरे है। खानदान की इज्जत ऐसे नीलाम हुई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, कहकर माँ गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। दीपक अपने कमरे में पहुंचा। माँ की बातें सुनकर उसका भी गुस्सा 7वें आसमान पर था। आते ही दिशा से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम नौकरी करोगी? मैं कमाकर तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा क्या? वो बात नहीं, मैं तो बस आपको बताने ही वाली थी, ये सोचकर कि आपको एक अच्छा सा सरप्राइज दूं, मैंने किसी से भी चर्चा नहीं की। छुपाने की मेरी कोई मंशा न थी, न है और ना ही कभी होगी। आप मेरे जीवन साथी हैं, मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है। किस्मत से मुझे बहुत ही शानदार ऑफर मिला है, 25 लाख रुपए सालाना का सैलरी पैकेज है और साथ ही हमारे विदेश जाने का अवसर भी। दिशा समझाने के लहजे में बोली। क्या क्या कहा तुमने, 25 लाख? दीपक का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि इतना वेतन तो वो अपने रिटायरमेंट तक भी नहीं कमा पाएगा, ये कैसे कमा सकती है? अगर सचमुच इसे इतना वेतन मिलेगा तो ये तो मुझे कुछ समझेगी ही नहीं। प्रकट में दीपक दिशा से बोला, तुम्हें अगर किसी ने पागल बना दिया है तो तुम शौक से बनो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात नौकरी की, तो मम्मी पापा समेत हमारे खर्चे के लिए मैं पर्याप्त से भी ज्यादा कमा रहा हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिशा को काटो तो खून नहीं, वो अनमने ढंग से घर के कामों में लग गई। रात को दिशा ने दीपक से पुनः बात की, उसे सारी स्थितियों परिस्थितियों से अवगत कराते हुए दीपक और उसके परिवार के लिए की गई कुर्बानियों और अपनी एक एक ख्वाहिशों के कत्ल की दुहाई दी। किंतु दीपक का दिल ना पसीजा। मुझे नींद आ रही है, अब सोने दो, और हाँ, दोबारा कभी मुझसे इस विषय पर चर्चा मत करना। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, तुम अगर इस फैसले के खिलाफ जाओगी तो पलट कर कभी मत आना, कहकर दीपक घूम कर सो गया। दिशा की बोझल आंखों से आंसुओं की बूंदें ढलक उठी। उसे रात भर नींद नहीं आई। क्या करे क्या ना करे, इसी उधेड़बुन में उसने सारी रात बिता दी। उसकी आंखों के सामने से उसके कॉलेज के दिन गुजरते जा रहे थे। कितनी खुश थी वो जब उसने अपनी पसंद के कैरियर में दाखिला लिया था। बचपन से ही घर को सजाती संवारती रहती थी, जो भी घर में आता था उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने डिप्लोमा में टॉप पोजीशन पाई थी, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने उसे पुरस्कृत किया था। वाइस चांसलर ने उसे प्रमाण पत्र देते हुए कहा था, वी आर प्राउड ऑन यू, एक दिन तुम पूरी दुनिया में इंटीरियर के क्षेत्र में खूब नाम कमाओगी, गॉड ब्लेस यू। और अगले ही सप्ताह कैंपस सिलेक्शन में उसका एक अच्छी कंपनी में चयन हो गया था। किंतु दिशा
एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप को उसके करियर से ज़्यादा उसकी शादी की चिंता थी, तो उन्होंने बेटी को नौकरी कराने से उसका विवाह करना ज़्यादा उचित समझा। और वहीं से शुरू हो गया दिशा की ख्वाहिशों की कुर्बानियों का सिलसिला। पहले माता पिता के लिए, फिर पति और ससुराल के लिए, फिर किसी ने भी दिशा की मनस्थिति को समझकर उससे सहानुभूति नहीं दिखाई और ना ही उसे सहयोग दिया। एक भरे पूरे परिवार के बीच दिशा थी बिल्कुल अकेली। सोचते सोचते कब सुबह हो गई दिशा को पता ही न चला। वो अनमने मन से बिस्तर से उठकर घर के कामों में लग गई। उसका रोम रोम अब और कोई कुर्बानी देने से विद्रोह कर रहा था। 2-3 दिन दिशा ने यूं ही निकाल दिए। उसकी अंतरात्मा बार बार उससे कह रही थी, तेरी तकदीर में था, इसीलिए तकदीर ने तुझे दोबारा संवरने का अवसर दिया है। तकदीर को ठुकराएगी तो तकदीर भी तुझे ठोकर ही मारेगी। हो सकता है फिर जो तू झेल चुकी शायद उससे भी बुरा हो। अचानक दिशा उठी। एक अटैची में उसने अपने सभी सर्टिफिकेट और ज़रूरी कागजात तथा अपने सभी कपड़े रखे और अटैची में ताला लगाकर अटैची अलमारी में रख दी। 2 दिन बाद दिशा को कंपनी के ऑफिस में कार्य पर उपस्थित होना था। होटल की ओर से ही उसके रहने खाने की व्यवस्था सैलरी पैकेज के साथ थी। जैसे तैसे दिशा ने एक दिन गुजारा। अगले दिन दिशा सुबह जल्दी उठ गई, नहा धोकर तैयार हुई। पूजा करने के बाद दिशा ने एक कागज और पेन उठाया तथा सोफे पर बैठकर एक नोट लिखा। मैंने आप सभी को समझाने और आपका सहयोग पाने की हर संभव कोशिश की, किंतु ये शायद मेरी तकदीर नहीं थी। ईश्वर ने मुझे जो राह दिखाई है उस पर चलने का हौसला भी दिया है। इसी हौसले को साथ लेकर मैं जा रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मेरे व्यक्तित्व की समस्त संभावनाएं मुझे बुला रही हैं। जिस दिन मेरा व्यक्तित्व मेरी समस्त संभावनाओं के साथ आप सभी को स्वीकार हो, मुझे बुला लीजिएगा, मैं वापस लौट आऊंगी। बाकी जैसी आपकी इच्छा, दिशा। पत्र मोड़कर दिशा ने दीपक के सिरहाने रखा और माँ, बाबूजी व दीपक सभी को सोता हुआ छोड़कर अटैची उठाकर घर से बाहर निकल पड़ी, ये सोचते हुए कि उम्र के इस पड़ाव में ही सही अंततः उसके जीवन को भी एक नई दिशा मिल ही गई। एक नई दिशा मिल ही गई। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः प्रणाम।